Hello everyone, so this is Abid. Today I'm starting my new YouTube channel and this I'm doing because since I got AIR 23 in GATE 2024, I am getting queries from many of my batchmates, many of my juniors, as well as people have approached me on LinkedIn also, asking about how you have done it, like what are your strategies, what are your like basic structure which you have followed to get this. So because of this, I thought कि putting a video on a YouTube will be like helpful to a lot of people, and especially to the people who are asking to me, because I am telling them the same things like multiple times to multiple people. So that's not good even for me, and like many things get skipped when I used to tell them. So I think YouTube will be a better platform. So now I'll be switching to a whiteboard where I will be discussing things. इससे पहले कि हम गेट एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें, वी हैव टू नो कि एग्जैक्टली गेट एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पूछा जाता है और किसकी कितनी वेटेज है. अगर हमें वो पता होगा तो उसके हिसाब से हम एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे. तो लेट्स डिस्कस विद दिस. तो अगर हम बात करें गेट एग्ज़ाम की, तो गेट एग्ज़ाम में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं. 12 में से हमारे पास जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, जिनकी वेटेज भी मैक्सिमम होती है. देन हमारे पास आते हैं 4 माइनर सब्जेक्ट्स, जिनकी वेटेज कंपेरेटिवली कम होती है कंपेयर टू मेजर सब्जेक्ट. और उसके बाद 2 ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉमन है टू ऑल द ब्रांचेस, जिसमें तुम्हारे पास आता है मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड. तो ये अपने पास टोटल मिलाकर 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि गेट में पूछे जाते हैं. तो अगर हम पहले डिस्कस करते हैं 6 मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो 6 मेजर सब्जेक्ट्स, इन्हें मेजर सब्जेक्ट्स क्यों बोला गया है? बिकॉज इनकी जो रेलिवेंसी है इन टुवर्ड्स अवर कोर केमिकल ब्रांच वो भी काफी ज्यादा है. और सेकेंडली इनके जो वेटेज हैं, जो गेट में जब इससे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके वेटेज भी है जो है वो 8 से लेकर के 14 मार्क्स तक वेरी करते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आ जाते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन, फिर आ जाता है यहाँ पर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, फिर हमारे पास आता है सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, फिर हमारे पास आता है आईपीसी इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इसको पीसीआई भी बोलते हैं कई जगह पर. देन वी हैव थर्मोडायनेमिक्स एंड एट लास्ट वी हैव फ्लूइड मैकेनिक्स. तो ये हमारे पास 6 जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें बोलते हैं मेजर सब्जेक्ट्स. उसके बाद हमारे पास आता है 4 माइनर सब्जेक्ट्स. तो ये जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं? माइनर सब्जेक्ट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि दो ये रिलेवेंट है बट नॉट ऑलवेज, और सेकेंडली इनके वेटेज जो हैं वो काफी कम है कंपेयर टू दिस. तो इसके जो नॉर्मली वेटेज होते हैं वो 3 to 7 मार्क्स के आसपास इसके वेटेज होता है. इसमें हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है केमिकल टेक्नोलॉजी, फिर हो जाता है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस कैलकुलेशन सीपीसी, पीसी बोल सकते हैं. उसके बाद हमारे पास एट द एंड आता है अपना मैकेनिकल ऑपरेशन. ठीक है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके वेटेजेस, ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे पास 6 सब्जेक्ट हो गए, तो टोटल हमारे पास 10 जो होते हैं वो कोर के सब्जेक्ट्स होते हैं. अब इसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो 2 सब्जेक्ट जो हैं जो कि कॉमन है सबके लिए, वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास मैथमेटिक्स और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है? जनरल एप्टीट्यूड. ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो कि सारी ब्रांचेस में कॉमन होते हैं. मैथमेटिक्स जनरली हमारे पास 13 मार्क्स का पूछा जाता है और जनरल एप्टीट्यूड जो है वो हमारे पास 15 मार्क्स का पूछा जाता है. तो ये है हमारे पास मोटा मोटा जो सब्जेक्ट्स का वेटेज की बात कर लें तो ये 4 सब्जेक्ट्स के वेटेज मिला के बात करें तो 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज होता है. तो ये 16 to 18 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है चारों सब्जेक्ट मिला करके. और इन सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोस्टली मैकेनिकल ऑपरेशन और सीआरई का वेटेज मास ट्रांसफर ऑपरेशन और सीआरई का वेटेज मोस्टली ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर 4 सब्जेक्ट्स. तो इन दोनों के वेटेज की बात करें तो ये इनका वेटेज अराउंड 10 to 14 मार्क्स के आसपास होता है. और अगर बाकी इन चारों सब्जेक्ट की वेटेज की बात करें तो इनके जो वेटेज हैं वो अराउंड 6 to 10 मार्क्स के आसपास वेरी करता है. कुछ पेपर्स प्रीवियस ईयर में ऐसे मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि आईपीसी बिल्कुल से 14-15 मार्क्स का पूछ लिया गया हो. तो ये एक ट्रेंड है, मतलब जो कि मतलब कभी भी शिफ्ट हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए. बट जनरली जो बेसिक ट्रेंड रहता है वो यही रहता है कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन और सीआरई जो है वो मोस्ट मतलब वेटेड सब्जेक्ट है, जिसकी अगर प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है तो यू विल गेट मतलब मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम देयर ओनली. अब बात करते हैं गेट एग्जाम में एक मतलब रैंक लाने के लिए, तो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं. तो जो गेट एग्जाम में हमारा कट ऑफ होता है वो जनरली 25 to 30 मार्क्स के आसपास होता है. पेपर बहुत इजी आ गया तो 35 मार्क्स के आसपास भी जा सकता है, बट जनरली लास्ट 2-3 सालों से 30 मार्क्स के आसपास ही है. उसके बाद बात करें अगर टॉप 100 की, तो टॉप 100 एक ऐसी चीज है, मतलब टॉप 100 बेसिकली डबल डिजिट रैंक.
ठीक है, डबल डिजिट रैंक। डबल डिजिट रैंक लाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है कि मोस्टली आप किसी भी आईआईटी से अपना एमटेक कर सकते हैं, ये आपके लिए ओपन हो जाता है। और सारे पीएसयूज के आपको कॉल आ जाते हैं, मोस्टली आपको बार्क और एनपीसीआईएल का भी कॉल आ जाता है इतनी रैंक पर। तो बेसिकली बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आप डजेंट मैटर कि कितनी वैकेंसी आ रही है, अगर वैकेंसी बहुत कम भी है तो भी आपको अच्छे खासे मतलब तो भी आपको कॉल्स आ जाएंगे सारे पीएसयूज के फॉर इंटरव्यूज। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब उसमें आप टॉप 100 में जितनी बेटर रैंक स्कोर करेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती ज़्यादा हो जाएंगी और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि टॉप 100 मतलब अगर टॉप 100 में रैंक लानी है या टॉप 30 में टॉप 50 में जिसमें भी रैंक लानी है आपको, तो उसके लिए मार्क्स का रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो इसके लिए कोई फिक्स्ड मार्क्स मतलब फिक्स्ड मार्क्स नहीं होता, इसके लिए कोई फिक्स्ड मार्क्स नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि अगर इफ यू विल सी 2023 का पेपर तो वहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स गया था वो अराउंड 93 गया था। इफ यू सी 2024 का पेपर तो जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो 73 गया है। तो यू कैन कंपेयर दिस कि यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है उसके 93 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है उसके 73 मार्क्स आ रहे हैं। देन हाउ कैन यू से कि कितने मार्क्स लाने पे कितनी मार्क्स लाने पे कितनी रैंक आ जाएगी। तो दिस इज मतलब सर्टेन नहीं है, यू कांट से कि विथ व्हाट मार्क्स इज सेफर। तो मेरे पास जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंगली कि इन 2023 द पर्सन हु गॉट 60 मार्क्स ही गॉट अराउंड 125 रैंक टू 130 रैंक। और द पर्सन लाइक इन 2024 द पर्सन हु गॉट अराउंड 50 मार्क्स ही गॉट AIR 100। सो दिस इज द थिंग कि कभी कभी आपको 60 मार्क्स भी अंडर 100 नहीं दे पाते और कभी कभी आपको 50 मार्क्स भी अंडर 100 दे देते हैं। तो बेसिक जो सीन है वो यहाँ पर यही है कि यू नेवर नो कि व्हाट इज द सेफर थिंग, बट व्हाट यू नो इज कि इजी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इन पेपर जो भी तुम्हारे पास इजी क्वेश्चंस आएंगे उनको 100% देना है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हो। देन जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्राई करना है अपना 100% कि जितने मैक्सिमम करेक्ट हो सकते हैं वो कर लो। और जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें ट्राई करना है कि आप जितने बना सको। बेसिकली कैसा है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 10 इजी क्वेश्चंस आता है तो योर टारगेट शुड बी कि आउट ऑफ 10 8 to 9 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। अगर 10 मीडियम क्वेश्चन आता है तो योर टारगेट शुड बी कि 6 क्वेश्चन के आसपास आपका सही हो जाए। और अगर हार्ड क्वेश्चन जो जितने भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 आता है तो यू शुड ट्राई कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आप करेक्टली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दिस शुड बी द बेसिक थिंग। मतलब अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो डजेंट मैटर कि पेपर इजियर साइड पे था कि टफर साइड पे था, यू विल गेट मतलब डबल डिजिट तो इजीली यू कैन गेट डबल डिजिट रैंक इजीली। तो अभी आई विल गो विथ कि कहाँ से मार्क्स निकलेंगे, कितने मार्क्स कैसे निकलेंगे उसके बारे में। तो सबसे जो अगर आपको कभी भी मतलब डबल डिजिट रैंक लानी है या फिर डबल डिजिट या फिर टॉप 30 या इवन आपको अगर टॉप 10 रैंक भी लानी है तो भी द मेजर थिंग यू शुड लुक एट इज मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। यू कांट मिस ऑन दिस। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब ये तो बेसिक होता है, हम कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। बट जनरल एप्टीट्यूड में व्हाट यू हैव टू लुक एट इज सॉल्व PYQs। ठीक है, सॉल्व PYQs एंड फाइंड योर वीकर एरियाज। ठीक है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं और PYQ सॉल्व करके ना अपने वीकर एरियाज निकालने। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल तीन टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आ रहा है आपका टाइम एंड वर्क पे, और एक क्वेश्चन आपका आ रहा है बेसिक कह सकते हैं बेसिक पैटर्न टाइप क्वेश्चन, जैसे AP बन रहा है, कहीं GP बन रहा है और आपको कोई मिसिंग टर्म पूछ लिया उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको PYQs में मिले। ठीक है, व्हेन यू हैव सीन दिस क्वेश्चंस तो आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल 3 वर्कर्स हैं ABC और उसमें से 2 वर्कर इतने दिन काम किए, 1 वर्कर इतने दिन काम किया, एंड यू डोंट नो द कंसेप्ट। अगर आपको इसके कंसेप्ट नहीं पता
तो इट इज़ नेसेसरी कि आप इसके कंसेप्ट सीखें, ठीक है। क्योंकि कई बार मतलब जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है कि 5 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं एंड 5 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन 2 मार्कर में आ गया टाइम एंड वर्क के ऊपर एंड यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, तो इट्स अ ब्लंडर, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स स्कोर करना इज ईजी, बट द मेजर थिंग इज यू हैव टू नो द कंसेप्ट, ठीक है। तो आइडेंटिफाई योर वीकर एरियाज एंड try to solve, like try to learn that concept and solve few questions so that कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास अपना ये वर्बल वाला पार्ट भी आता है बेसिकली। तो वर्बल वाला पार्ट इस कंपेरेटिवली काफ़ी इजी होता है वो, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान देनी है कि PYQ सॉल्व करके ट्राई करो टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स अगर आ रहा है तो वो किस टाइप का आ रहा है, वर्ड मीनिंग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सिनोनिम एंटोनिम, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। वो बेसिकली सिंपल सॉर्ट ऑफ अ सिंपल साइड पे ही होता है, बट हाँ मतलब वहाँ के उसके लिए भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड इस तरीके से सॉर्टेड हो सकता है। बात करते हैं अगर मैथ्स की, तो मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट ही ट्रीट करना है, ठीक है। हम इंजीनियरिंग में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पढ़ते हैं जो कि कंपेरेटिवली में बहुत मतलब बहुत टफ लगता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इंटीग्रेशन सॉल्व करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गेट का मैथ्स, तो गेट के लिए जो मैथ्स है वो बहुत ईजी है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि यू लर्न इट प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है। इन डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको बेसिक्स भी पता है मैथ्स के तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर हर टॉपिक का बेसिक्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स आ रहा है तो मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पता होना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी पता होना चाहिए, ट्रांसपोज भी पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिक वही है कि हर चीज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उन बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली क्या होता है कि 13 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 4 to 5 जो होते हैं वो 2 मार्कर होते हैं, और 3 to 4 जो होते हैं वो 1 मार्कर होते हैं। तो नॉर्मल ये पैटर्न रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो मोस्टली 13 मार्क्स के मैथ्स पूछा जाता है, और मैथ्स भी कंपेरेटिवली इजी होता है। तो 13 + 15 जो 28 मार्क्स है, यहाँ से इफ यू वांट टू स्कोर AIR which is like double digit and top 30 or a single digit AIR, तो your basic target should be to score at least 25 marks from here, ठीक है। तो यहाँ से 25 मार्क्स स्कोर करना इज मस्ट इफ यू वांट डबल डिजिट रैंक, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स की। तो अगर बात करें हम मेजर सब्जेक्ट्स की, तो मेजर सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो अगर हम प्लस माइनस कर लें सारी चीज़ों को, तो मतलब जनरल एप्टीट्यूड और ये मिला के हो गया 28 मार्क्स। तो हमारे पास बचे 72 मार्क्स बेसिकली, और 72 में से ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स का अपना माइनर सब्जेक्ट जो हैं वो आ जाते हैं। तो हमारे पास मोटा मोटा बचता है 52 to 55 मार्क्स, जिससे हमारे पास मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं वो है मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, और CRE, थर्मो, उसके बाद हमारे पास आ जाता है FM, और इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में IPC, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात करें 1 by 1, तो इसमें भी ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट किसी साल बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया गया हो, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई भी सब्जेक्ट को यू डोंट हैव टू जज इट ऑन द बेसिस ऑफ कि इस साल में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो IPC का जो 2024 का पेपर था, इफ यू विल लुक एट इट, तो अगर IPC 10 to 12 मार्क्स का पूछा गया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व हार्डली 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर उसमें 5-6 क्वेश्चन आए थे तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट्स काफी टफ पूछ लिए गए हों किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेटेज वगैरह की, तो देखो मास ट्रांसफर ऑपरेशन का वेटेज एज आई टोल्ड 10 to 14 मार्क्स के आसपास होता है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का वेटेज जनरली 7 to 11 मार्क्स के आसपास होता है। CRE अगेन 10 to 14, थर्मो अगेन 6 to 10, FM अगेन 6 to 10, एंड IPC अगेन 8 to 12, ठीक है। ये नॉर्मल वेटेज स्कीम है, इसमें प्लस माइनस करके समहाउ 55 मार्क्स के आसपास का ये 6 सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक। अब इसमें आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना पढ़ाई करना पड़ेगा टू गेट कितने मार्क्स, वो आई विल टेल यू। सो सी,
अब बात करते हैं अगर मास ट्रांसफर ऑपरेशन की, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन में अगर बात करें तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो है ना एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। लेंदी क्यों है? क्योंकि इसमें ना 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में क्या है, जनरल डेफिनेशन हो गई, लाइक डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। यूनिट 2 में क्या आ जाता है हमारे पास, मोस्टली डिस्टिलेशन कॉलम आ जाता है, ठीक है। और यूनिट 3 में क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन कॉलम, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, उसके बाद फिर एड्सॉर्प्शन और भी बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता है ना, ओवरऑल इट्स अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। तो लेंथी सब्जेक्ट है तो इसका वेटेज भी उसी तरीके से है, ठीक है, इसीलिए 10 to 14 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। तो कैसा होगा कि, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने कर लिया तो यू विल गेट मार्क्स, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन से जनरली आस्क 1 to 2 क्वेश्चंस, डिस्टिलेशन कॉलम से जनरली आस्क 1 to 2 क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन कॉलम, एक्सट्रैक्शन, एड्सॉर्प्शन, देन सारे टॉपिक्स को मिला करके दे आस्क जनरली 2 to 3 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से इस पूरे टॉपिक से जनरली हमारे पास 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, या कई बार 7 to 8 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और उसका जो वेटेज होता है वो 10 to 14 मार्क्स ही होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्कोर करना कहाँ पर इजी है और कौन से टॉपिक्स करना मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो जनरली हम कॉलेजेस में डिफ्यूजन, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में ठीक ठीक नॉलेज ले लेते हैं, तो इनको ब्रशअप करना इज पर्टिकुलरली ईजी। और इनके अगर पीवाईक्यूज भी सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि एक सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर्स आ जाएंगे, इक्विमोलर, डिफ्यूजन और ये सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे इसके बाद तो वहां पर डिस्टिलेशन कॉलम की रिक्वायरमेंट, नॉलेज ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज वेरी इसेंशियल, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इसलिए डिस्टिलेशन कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, ये सारे टॉपिक्स की, तो इसमें से जो भी तुमको लगता है कि इजी है उनको सॉल्व करके उनको तुम अपने लिए मतलब सॉर्ट कर लो कि कुछ कुछ एड्सॉर्प्शन, जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इसको एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करो, ठीक है, इसको सेपरेट सेपरेट टॉपिक की तरह ट्रीट करो कि ये एक टॉपिक है जिसको मुझे 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है, ये एक टॉपिक है जिसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, एंड ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे जनरली। अगर इससे बात करें अगर मास ट्रांसफर ऑपरेशन की, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन में अगर जनरली बात करें कि 7 to 8 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसमें से ये मान के चलो कि 2 to 3 क्वेश्चंस टफ साइड पे होंगे, या फिर 1 to 2 क्वेश्चन टफ साइड पे होंगे। पर जनरली क्या होगा कि तुम्हारे पास जो 5 to 6 क्वेश्चन होंगे ना वो इजियर साइड पे होंगे। मतलब इजियर साइड की मतलब ये हो गया कि अगर तुमने ठीक से पढ़ाई की है और तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सब चीज है। फिर बात करें अगर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की, तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में हमारे पास वही 6 to 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, तुम पीवाईक्यूज पूरे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए कंसेप्ट के बाद अपने, तो तुम इजीली यहाँ पर 8 to 10 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हो। हीट ट्रांसफर जनरली स्कोरिंग होता है, ठीक है, मतलब जनरली स्कोरिंग है क्योंकि हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम है, कंडक्शन के क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सेम है, बायोट नंबर पे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत बार पूछा जा चुका है तो वो सेम है, ठीक है। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेम है। जो चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है वो कहाँ पर होती है, जब तुमसे कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर एवापोरेशन के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पर चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, पर जो बेसिक है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का वो रिमेन सेम रहता है। तो इसलिए कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, मास ट्रांसफर ऑपरेशन मतलब सॉरी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से इवन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है, इजिली स्कोर किया जा सकता है। सेम गोज विथ सीआरई, ठीक है। सीआरई में द मेजर प्रॉब्लम इज कि दे कांट आस्क वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर तुमने सीआरई किसी अच्छे प्रोफेसर से, अच्छे टीचर से पढ़ाया हुआ है और तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया है, ओवरऑल व्हेन यू गो फॉर दिस थिंग, ये जब तुम चेक करते हो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन में कौन बेस्ट टीचर है सीआरई का, तो यू विल फाइंड चैलेंजर एनी डे। अभी वैसे मैं टीचर्स की बात लास्ट में कर लूंगा, पर हाँ सीआरई के लिए लाइक वही है, अगर तुमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो इन 10 to 14 मार्क्स से, मान लो अगर कि 12 मार्क्स का सीआरई पूछा जा रहा है तो तुम 6 to 7 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो सीआरई में, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं। पेपर जो लास्ट 30 ईयर से पूछे जा रहे हैं ना, अगर तुम उनके पीवाईक्यूज करोगे ना तो यू विल फाइंड कि आफ्टर एवरी 4 to 5 ईयर वापस से वही सेम टाइप का क्वेश्चन घूम के आ रहा है, ठीक है। ये सबकी सभी सब्जेक्ट में वैलिड है, बट सीआरई में
द प्रॉब्लम इज कि वो हेट्रोजीनियस पे बहुत ज्यादा उनके पास स्कोप होता नहीं पूछने के लिए, उन्हें वही बेसिक क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू होमोजीनियस, तो होमोजीनियस कैसा है कि वो एक बेसिक न्यूमेरिकल टाइप चीजें हैं, तो तुम्हें प्रैक्टिस करते 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 वो चीजें एकदम से हो चुकी होती हैं याद, बिल्कुल उन्हें पता होता है कि फॉर्मूला पुट करना है, कहाँ पे CA1 निकाल के CA2 यहाँ से निकलेगा, ये वो सारी चीजें, तो बेसिकली इजी हो जाता है CRE। इसलिए ऐसा नहीं है कि CRE एक इजी सब्जेक्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू गेट तो CRE इजी हो जाता है, बट डिपेंड्स कि तुम्हारा कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, और कंसेप्ट के लिए तुम्हें एक अच्छा टीचर लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स 1 है और थर्मोडायनेमिक्स 2 है, बट आई विल सजेस्ट पर्सनली कि थर्मोडायनेमिक्स 1 पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स 1 पूरा पढ़ने जाओगे A to Z। तो बेसिक चीजें, मतलब थर्मोडायनेमिक्स 1 में तुम ऐसा करो कि बेसिक चीजें पढ़ लो, ठीक है, वर्क एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इस सब में जो रिलेशन है हीट में, वो रिलेशन पढ़ लो, कहाँ पर किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है ये पढ़ लो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ रीड कर लो कि कैसे रहता है, ठीक है। इफिशियंसी वाला पार्ट पढ़ लो एक बार के लिए, तो वो मोटा मोटा तुम ऊपर से चीजें कर लोगे तो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स 1 क्लियर हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू थर्मोडायनेमिक्स 2, तो ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स 1 से तुम्हारा जनरली दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वेटेज इसका 2 से 3 नंबर ही होता है, और थर्मोडायनेमिक्स 2 से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका वेटेज भी ज्यादा होता है, 5 to 6 मार्क्स तक वेटेज हो जाता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि गो फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, जहां पर तुमसे बात करेगा वो तुम्हारा मैक्सवेल रिलेशंस की बात करेगा, ठीक है, और तुम्हारे ये मिक्सिंग के बारे में, गिब्स एनर्जी के बारे में, और ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स 2 वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इस पार्ट का जो सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये है कि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, और न्यूमेरिकल बेस्ड में भी ये है कि फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुमको फॉर्मूला पता है, ठीक है, और तुम्हें कंसेप्ट बहुत इन डेप्थ नहीं पता, तुम्हें बहुत ऊपर से भी कंसेप्ट पता है और तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, तो तुम इसमें से स्कोर कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स में तुम अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो जस्ट नोइंग द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला और थोड़े बहुत कंसेप्ट की कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। तुम्हें मनीष सर के वीडियोस मिल जाएंगे अपना यूट्यूब पे, 4 आवर्स का उनका 1 शॉट है थर्मोडायनेमिक्स 2 पे, अगर तुम वो भी निपटा लेते हो ना, तो भी तुम कॉन्फिडेंट इनफ हो जाओगे कि तुम PYQ सॉल्व कर सको। तो इतना इजी है मतलब थर्मोडायनेमिक्स 2 बेसिकली अगर बात करूं। इन डेप्थ तुम कुछ भी पढ़ने जाओगे तो इन डेप्थ पढ़ने के लिए देयर इज नो लिमिट, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें इन डेप्थ कैसे पढ़ना है, ठीक है। इन डेप्थ पढ़ने के लिए तुम्हें इनफ टाइम चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, अगर तुम्हें करना है तो वो सारी चीजें पैरेलली चलती हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट वट आई हैव फॉलोड आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। फिर बात करें अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन मतलब इफ यू विल सी द पैटर्न तो तुमको मिल जाएगा कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैसा है, तो उसके लिए बताओ कैसे चीजें वर्क करेंगी। तुमसे मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि पंप के लिए इफिशियंसी निकालो, पंप के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी वो निकालो, ये सारी चीजें ही पूछी जाएंगी। और तुम्हें कोई एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ा सा कुछ मतलब एक ट्यूब वगैरह दे जाएगा, इधर से इतना फ्लो हो रहा है, इधर से उतना फ्लो हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकालो जो इसको गवर्न करेगी। तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स तो बहुत ज्यादा मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सिंपल है, ठीक है। अगर तुमने कर लिया मतलब अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक्स का करना इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स ना, मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट का करना है इज पैरेलली काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वही सारी चीजें हैं, तुमने अगर ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लॉज हैं, ठीक है। अगर तुमने जो हमने क्लास 11-12 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैनोमीटर का कैसे यूज होता है, वहां पर तुमने डेल्टा पी कैसे निकालोगे, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालना होता है, ठीक है, कौन सा एपरेटस कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट एनर्जी, एब्सोल्यूट प्रेशर और बाकी सारे प्रेशर जो होते हैं हमारे पास, गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इन सब में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें बेसिक हैं जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि तुम्हें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक कंसेप्ट है ना, वो करने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जाते हैं ना, वो भी इजीली ब्रेक होकर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ जाता है, वो तुम्हारे पास आ जाता है HF की वैल्यू, मतलब हीट, मतलब जो तुम्हारा फ्रिक्शनल हेड होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइगन पॉजली इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उससे भी बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है IPC। तो IPC में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4।
तो एक होता है तुम्हारे पास प्रोसेस डायनेमिक्स का, फिर तुम्हारे पास आता है एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजीज का, फिर तुम्हारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो अलग अलग है उनको कैसे करना है डील, और फिर कुछ मिसलेनियस पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबके वेटेजेस डिफाइंड है, ठीक है। प्रोसेस डायनेमिक्स जो बेसिक पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सारे सिस्टम्स का, वो तुम्हारे पास जनरली मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तुम्हारे पास जो ये सारे आ जाता है कि फीड फॉरवर्ड सिस्टम, फीड बैकवर्ड सिस्टम और ये सारी चीजें जो बेसिकली ये वाला जो कंसेप्ट पूरा है तुम्हारे पास कंट्रोल सिस्टम्स वाला, तो इससे पी आई और डी कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो सारी चीजें जो हैं ये भी जनरली 1 to 2 क्वेश्चंस के वेटेज रखते हैं। फिर एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजी और जो मिसलेनियस टॉपिक है वो मिला करके वो भी 1 to 2 सब्जेक्ट मतलब 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं। तो जनरली ये सारी चीजें मिला करके तुम्हारे 5 to 6 क्वेश्चन बन जाते हैं और इसका वेटेज अराउंड 8 to 12 मार्क्स देखा गया, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि तुम आईपीसी को जज मत करना 2024 के पेपर के बेसिस पे, क्योंकि वो टफ था, बट जनरली आईपीसी इजियर साइड पे होता है और स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो वहां से तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आईपीसी में भी। अब अगर हम बात करें माइनर सब्जेक्ट्स की, ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने माइनर सब्जेक्ट्स की। तो माइनर सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, सीटी, एमओ, पीडी और पीसी, ठीक है। तो 1 by 1 बात करते हैं। तो पहले अगर बात करें सीटी की, तो सीटी सबको पता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन द बेस्ट पार्ट विथ सीटी इज कि सीटी दो इट इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट उसको याद करना इज कंपेरेटिवली इजी, ठीक है, तुम कंपेयर टू एनी थियोरेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि ना सीटी में थोड़ा लॉजिक है। तो अगर तुम सीटी को खुद से करने का ट्राई करोगे, किसी बुक से रीड करने का ट्राई करोगे, तो इतना इजी नहीं लगेगा तुमको, थोड़ा टफ लगेगा। बट इफ यू वॉच सम लेक्चर्स जहाँ पर सीटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो यू विल फाइंड कि सीटी इज इजी। तो सीटी में बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि वॉच लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर वॉच करो, अपनी खुद की नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, ठीक है, वेरी बेसिक, ठीक है। ये 3 काम तुम्हें करने हैं और साथ में तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगर तुम ये 4 काम कर लेते हो तो तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है सीटी में, ठीक है, कि क्या चल रहा है, कौन सी कोई बुक सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर तुमने लेक्चर्स देखे, नोट्स बना लिया अपने, अब उस नोट्स का पर्टिकुलरली रिवीजन करते रहो वीकली बेसिस पे या हर 2-3 दिन में, जैसे भी तुम्हें करना है, और पीवाईक्यूज सॉल्व करते रहो, बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट तुम्हें पीवाईक्यूज में ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम्हारे मेन पेपर में आने वाले हैं। अब बात करें मैकेनिकल ऑपरेशन की, तो मैकेनिकल ऑपरेशन अपने मार्क्स के वेटेज के हिसाब से मैकेनिकल ऑपरेशन कंपेरेटिवली एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल ऑपरेशन में चीजें हैं जिससे अलग अलग चीजें हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन का, वॉशिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास अलग अलग मतलब वो है कि टर्बुलेंट फ्लो है कि लेमिनार फ्लो है, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव किए जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। स्फेरिसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, साइज रिडक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली मैकेनिकल ऑपरेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है कंपेयर टू कि उसका जो वेटेज है 3 to 5 मार्क्स का उसके कंपेयर में, पर मैकेनिकल ऑपरेशन इज वेरी हैंडी, ठीक है। मतलब अगर तुम मैकेनिकल ऑपरेशन कर लेते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारे जो तुम्हारे ये सारी चीजें होंगी, जब तुम किसी भी इंटर्नशिप के लिए जाओगे, किसी भी जॉब के लिए जाओगे, कुछ भी करने जाओगे ना, तो वहां पर तुम जब इक्विपमेंट्स देखोगे ना, तो सारे इक्विपमेंट्स में कहीं ना कहीं मोटा मोटा मैकेनिकल ऑपरेशन से ही मिलेंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं साइज रिड्यूस हो रहा होता है। तो साइज रिड्यूस होने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कटर कब यूज कर रहे हैं, कब बाकी सारी चीजें कब यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें तुम अगर पढ़ते हो तो तुम्हारा एक एज अ केमिकल इंजीनियर तुम्हारे लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें उससे हेल्प मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट का जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इजियर साइड पे होते हैं, ज्यादा टफ साइड पे नहीं होते। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर भी 2 to 3 मार्क्स स्कोर करना इजी है, बिकॉज एक फिक्स्ड पैटर्न है कि फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग के ऊपर जनरली वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, हर 1-2 साल में वो एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है कि ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा केक रेजिस्टेंस वगैरह के निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो तुम याद कर लो, बाकी लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए अलग अलग जो इक्वेशंस का सेट है वो याद कर लो, और स्पेरिसिटी कैसे निकालते हैं वो पता कर लो। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता है तो तुमसे इजीली मैकेनिकल ऑपरेशन में 2 से 3 नंबर तो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। किस्मत अच्छी रही तो इजी क्वेश्चन आए तो तुम्हें इजीली फुल स्कोर कर सकते हो। फिर बात करेंगे पीडी की, तो पीडी का मतलब ओवरऑल पीडी अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग से काफी अलग लगेगा,
यहाँ पे तुम बात जो करोगे वो इकोनॉमिक्स की बात करोगे, जो कि तुम्हें कहीं भी केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं देखने को मिलती है। तो ये तुम्हारा प्योर कोर कंसेप्ट के ऊपर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात होगी कि तुमने एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को इतने पैसे में खरीदा, तो 10 साल बाद इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की क्या वैल्यू होगी। तुम्हें अगर बेच के नया इक्विपमेंट खरीदना है तो इसके लिए तुम्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। तो इट्स नॉट द कोर केमिकल इंजीनियरिंग, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नीडेड इन केमिकल इंडस्ट्री। तुम्हें इक्विपमेंट्स परचेज करने ही पड़ेंगे, तुम्हें प्लांट्स बिल्ड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जाती है। तो प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स में भी ऐसा है कि यू नीड अ टीचर, ठीक है। ये तुमसे खुद से पढ़कर नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, तो उसको डील करने का तरीका भी अलग है। तो बेसिकली दैट्स वाई एक टीचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है। तो इफ़ यू गो विथ सम पर्टिकुलर टीचर जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जांपल अंकुर सर हो गए, और भी 2-3 फैकल्टीज हैं जो पीडी डील करते हैं। तो अगर तुम उनसे पढ़ रहे हो और तुमने पीडी में द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक और ऑब्वियसली माइनर सब्जेक्ट्स का बेस्ट पार्ट मैंने जैसे बोला कि सब्जेक्ट्स इजी होते हैं और साथ में इनका एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न इन द सेंस कि इनसे रिपीटेडली एक ही टाइप के क्वेश्चन, जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-3 इक्विपमेंट्स के कॉस्ट तुम्हें कंपेयर करने हैं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद कितने होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तुम्हें कैलकुलेट करना है कि 10 साल बाद इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी। तुम्हें 4 उनके लॉज होते हैं, उन चार वेज हैं जिस पे तुम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, उसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो बट तुम्हें एक टीचर की रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें उस सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करना सिखा दे कि ये टाइप के क्वेश्चन में कब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। तो उसके लिए मेजरली तुम्हें एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन वाला पार्ट भी आता है, जो कि तुम जो से कोर सब्जेक्ट है वहाँ पे पढ़ लेते हो मोस्टली। तो यहाँ पे डिज़ाइन, प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स में तुम्हें डिज़ाइन वाला पार्ट अलग से नहीं करना पड़ता। फिर बात आती है पीसी की। तो पीसी बट इज माई एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि तुम पीसी मत ही करो, ठीक है। वाई तो यहाँ पर कैसा है कि तुम मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस 2 चीज़ें हैं जिसका तुम बेसिक्स कर लो बस, क्योंकि तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बाकी सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तुम मास ट्रांसफर में भी एनर्जी बैलेंस यूज़ करोगे, तुम हीट ट्रांसफर में भी एनर्जी बैलेंस यूज़ करोगे, तुम वही कई जगह पर मटेरियल बैलेंस यूज़ करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो तुम्हें इन दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि तुम एक दिन में बैठोगे तो तुम एक दिन में भी सीख सकते हो कि कब कौन सा कब क्या यूज़ करना पड़ता है, एनर्जी बैलेंस की क्या यूनिट होती है, मटेरियल बैलेंस या मास बैलेंस में क्या यूनिट्स रखनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें तुम बेसिक से तुम सीख सकते हो। तुमने अगर इतना सीख लिया तो अगर पीसी से क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आता है पीसी से, 3 to 5 मार्क्स का वेटेज होता है इसका, कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस कर लिया तो तुम्हारे बेसिकली तुमसे बाकी सब्जेक्ट्स हैंडल हो जाएंगे, और तुम बाकी सब्जेक्ट्स में इतना एनर्जी बैलेंस और मास बैलेंस कर लोगे कि जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना पीसी के, बेसिक क्वेश्चन वो तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चन आते हैं ना पीसी में, वो एज पर माई एक्सपीरियंस जितना मैंने PYQ सॉल्व किया है वो टफर साइड पे होते हैं, ठीक है। तुमसे वहाँ पे रिसाइकल डाल देगा, पर्ज डाल देगा और तुमसे वैल्यू पूछ लेगा। तो तुमने उसमें 5 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व भी किया तो फिर वो क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा, उसके लिए हमेशा डाउट होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई पीसी पे उतना टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट सजेस्टेड बाई मी एज पर माई एक्सपीरियंस। तो ये थे तुम्हारे टोटल अब तक के यहाँ पे 12 सब्जेक्ट्स की जहाँ तक मैंने बात की, ठीक है। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 12 सब्जेक्ट्स में तो एज आई टोल्ड कि तुम्हारा मैथमेटिक्स और ये GA मिला करके ऑलमोस्ट तुम्हारे 28 मार्क्स का पेपर बनता है, जहाँ पे तुम्हारा टारगेट 25 मार्क्स एनी डे होना चाहिए, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स क्योंकि ईजी होते हैं, ठीक है। जब मेन थिंग इज कि माइनर सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं, तो अगर ये 18 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम कैसे भी करके 15 मार्क्स इसमें स्कोर कर सको, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा गलत होने का या फिर नहीं आने का चांसेस हमेशा होते हैं। तो ईगो पे नहीं लेना है कोई भी चीज़ें पेपर के टाइम पे, बट हाँ इतना ही तुम स्कोरेबल है। और अगर मेजर सब्जेक्ट्स 55 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 50 to 55 मार्क्स के जनरली आते हैं, तो उनमें से तुम्हारा जो बेसिक टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तुम कैसे भी करके इसमें 35 प्लस स्कोर करने का ट्राई करो, ठीक है। 35 प्लस स्कोर करने का ट्राई करो। ये जो स्ट्रेटजी है ये ओवरऑल तुमको 75 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ऑब्वियस ये एक आइडियल स्ट्रेटजी है कि तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए, इससे तुम्हें इतने मार्क्स मिल जाएंगे और सारी चीज़ें। ऐसा इम्प्लीमेंट कर पाना
विथ 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होता, तो तुमसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत होंगे, तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ी नीचे आएगी, तुम्हारे मार्क्स बट फिर भी एक ऐसी रेंज में आ जाएंगे जिसे तुम इजिली डबल डिजिट रैंक या इवन सिंगल डिजिट रैंक तक भी पहुँच सकते हो अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ है तो। ठीक है, तो आई होप तुमको इससे एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर बेसिकली गेट, कैसे सारे सब्जेक्ट को डील करना है, क्या क्या वेटेज है सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी है। बाकी इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए वही तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दो मेरे पास अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसपे मुझे बहुत सारे लोगों ने क्यूरी पूछी हुई है, तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन देम ऑल्सो सून। तो दैट्स इट, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। मेक श्योर कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।